सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आज आपके समक्ष कक्षा 12वीं की आरूढ़ पाठ्य पुस्तक से कवि उमाशंकर जोशी की कविता बगलों के पंख का अर्थ एवं आंतरिक प्रश्नोत्तर लेकर प्रस्तुत हूँ। सबसे पहले हम कवि का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। ये जो कवि हैं, इनका जन्म हुआ था गुजरात में सन 1911 में और इनकी रचनाएं आप देख ही सकते हैं, जिसमें उपन्यास भी हैं, कहानी भी है, निबंध भी है, एकांकी भी है और इन्होंने संपादन भी किया है। अर्थात सभी विधाओं की रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। खासतौर पर इनकी रचनाएं गुजराती भाषा में है और इनका अनुवाद हमें हिंदी में मिलता है। यह जो कविता आप पढ़ने जा रहे हैं, यह भी मूलतः गुजराती में ही लिखी हुई है और इसका अनुवाद हिंदी में किया गया है। मृत्यु इनकी हुई है सन 1988 में। आइए कविता का सार जानते हैं। बगलों के पंख कविता एक सुंदर दृश्य की कविता है। दृश्य अर्थात जो हम देखते हैं, तो कवि ने एक दृश्य देखा शाम के समय आसमान में, उसी दृश्य को इन्होंने यहाँ कविता के माध्यम से उकेर दिया। सौंदर्य का अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कवियों ने कई युक्तियाँ अपनाई हैं। अर्थात जिस भी सुंदरता को कवि व्यक्त करना चाहता है, उसके लिए बहुत से तरीके अपनाता है, जिनमें से सबसे प्रचलित युक्ति है सौंदर्य के ब्यौरों के चित्रात्मक वर्णन के साथ अपने मन पर पड़ने वाले उसके प्रभाव का वर्णन। अर्थात यदि हमको किसी दृश्य को पाठकों को दिखाना है, तो हम सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम उसका एक चित्रात्मक वर्णन करें। अर्थात जो पढ़ने वाले हैं उसके आँखों के आंगने एक छवि उभर आए, साथ ही कवि के मन पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है उस सौंदर्य का, उसका भी वर्णन करें। वस्तुगत और आत्मगत के संयोग की यह युक्ति पाठक को उस मूल सौंदर्य के काफ़ी निकट ले जाती है। वस्तुगत अर्थात जो दृश्य देख रहे हैं और आत्मगत अर्थात उसका जो हम पर प्रभाव पड़ रहा है। जब दोनों चीज़ों का संयोग होता है, तो इस उपाय से पाठक उस मूल सौंदर्य के काफ़ी निकट पहुंच जाता है। जोशी जी की इस कविता में ऐसा ही कुछ है। कवि काले बादलों से भरे आकाश में पंक्ति बनाकर उड़ते सफ़ेद बगुलों को देखता है। वे कजरारे बादलों के ऊपर तैरती सांझ की श्वेत काया के समान प्रतीत होते हैं। अर्थात काले काले बादल हैं आसमान में और ऊपर सफ़ेद बगुले उड़ रहे हैं, तो कवि को ऐसा लगता है कि जो शाम का आगमन हो रहा है, वो उसी शाम का तैरता हुआ शरीर है। यह दृश्य इतना नयनाभिराम है, अर्थात नयनों को अभिराम देने वाला, अर्थात नयनों को स्थिर कर देने वाला, इतना टकटकी लगाकर देखने वाला दृश्य है कि कवि और सब कुछ भूल कर उसी में अटका सा रह जाता है। कवि सब कुछ भूल जाता है और उसी दृश्य में अटक जाता है। वह इस माया से अपने को बचाने की गुहार लगाता है। गुहार लगाना अर्थात रिक्वेस्ट करना, निवेदन करना, प्रार्थना करना कि मुझे इस जादू से कोई बचा लो। क्या यह सौंदर्य से बांधने और बंधने की चरम स्थिति को व्यक्त करने का एक तरीका प्रस्तुत करता है। अर्थात जब हम किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा बंध जाते हैं, तो हम जब छटपटाते हैं उससे निकलने के लिए, तो क्या कवि भी ऐसी ही छटपटाहट दिखाने का प्रयास कर रहा है। प्रस्तुत दोनों कविता, इसमें एक और कविता है कवि की जो हम आगे पढ़ेंगे, का गुजराती से हिंदी रूपांतरण रघुवीर चौधरी और भोला भाई पटेल ने किया है। तो आइए कवि की यह चित्रात्मक और दृश्यात्मक कविता देखते हैं। कविता का नाम है बगलों के पंख और ये ऊपर का जो चित्र है ये हमने पाठ्य पुस्तक से लिया है। उड़ते हुए बगले दिखाई दे रहे हैं, सूर्य अस्त का समय है, अर्थात शाम हो रही है। आसमान में बादल छाए हुए हैं काले काले और सामने यह सफ़ेद बगुले उड़ रहे। नभ में पांति बंधे बगुलों के पंख। प्रत्येक पंक्ति के नीचे मैंने कुछ शब्दार्थ भी दिए हैं और जहाँ अलंकार है वहाँ अलंकार भी दिए हैं। नभ यानी आकाश, पांति बंधे अर्थात पंक्तिबद्ध। चुराए लिए जाती वे बेरी आँखें। चुराए लिए जाती अर्थात आकर्षित करती। कजरारे यानी काले, काजल लगी हुई अर्थात काले। बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया। सांझ का अर्थ होता है शाम या संध्या। सतेज यानी चमकीला या उज्ज्वल, क्योंकि सूर्य की किरणें पड़ती हैं इसलिए शाम में एक चमकीलापन भी होता है। श्वेत अर्थात सफ़ेद और काया यानी शरीर। अर्थ देखते हैं। कवि आसमान में दृश्य देख रहे हैं शाम के समय।
कि जो बगुले हैं वो पंक्तिबद्ध होकर उड़ रहे हैं। तो कवि बोल रहे हैं कि नभ में पंक्तिबद्ध होकर उड़ते हुए बगुलों के पंख मेरी आँखों को चुराए लिए जा रहे हैं, अर्थात वे मुझे बहुत आकर्षित कर रहे हैं। कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं। आसमान में काले काले बादल परछाई की तरह छाए हुए हैं। तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया। और जब काले बादलों के ऊपर ये सफ़ेद बगुले उड़ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि सांझ अर्थात शाम का चमकीला शरीर उस पर तैर रहा है। तो यहाँ कवि ने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। शाम का उन्होंने मानवीकरण कर दिया, शाम का शरीर बता दिया, सफ़ेद शरीर। बगुलों को देख के उन्होंने कल्पना कर ली कि ये शाम का सतेज शरीर है, जो शाम धीरे धीरे आसमान पर छा रही है। पुनः एक बार सार समझ लीजिए कि आसमान में पंक्तिबद्ध होते बगुलों को देखकर कवि आकर्षित हो जाता है। उनकी आंखें टकटकी लगा कर उसको देखने लगती है। काले काले बादल आसमान में छाए हुए हैं और उसके ऊपर सफ़ेद बगुलों की पंक्ति ऐसी लग रही है जैसे शाम का चमकीला सफ़ेद शरीर हो। हौले हौले जाती मुझे बांधने ज माया से, उसे कोई तनिक रोक रखो, वह तो चुराई लिए जाती मेरी आंखें, नभ में पाती बंधी बगुलों की पाँखें। लाल रंग से आप जितने भी अक्षर देख रहे हैं वहाँ अलंकार है। हौले हौले में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, क्योंकि एक ही शब्द एक ही अर्थ में रिपीट हुआ है। रोक रखो रावण की आवृत्ति है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। आँखें पाँखें, यहाँ अंतिम वर्ण में अनुप्रास है, इसलिए अंत्यानुप्रास या तुकबंदी भी कहते हैं इसे। तो कवि कह रहे हैं हौले हौले अर्थात धीरे धीरे, निज यानी अपनी, और माया यानी प्रभाव या जादू, तनिक यानी थोड़ा, पाँखें यानी पंख। कवि बोल रहे हैं कि ये जो दृश्य है ये मुझे अपनी माया अर्थात अपने प्रभाव या जादू से धीरे धीरे बांधते जा रहा है, अर्थात इस दृश्य में मैं जकड़ता जा रहा हूँ, मैं स्थिर होकर इसे देख रहा हूँ। इसे कोई तनिक रोक रखो, कोई थोड़ा इसको रोक दो, इसको स्थिर कर दो, ये वक्त ना गुजरे, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है। वह तो चुराई लिए जाती मेरी आँखें, ये जो दृश्य है ये मेरी आँखों को चुरा रहा है, अर्थात मुझे अत्यधिक आकर्षित कर रहा है। नभ में पाती बंधी बगुलों की पाँखें। पहले पैरा में उन्होंने स्टेंजा में उन्होंने पंख लिया था, यहाँ पे पाँखें कर दिया है तुकबंदी के लिए। तो आसमान में पंक्तिबद्ध उड़ते हुए बगुलों के जो पंख हैं वो मेरी आँखों को चुराए लिए जा रहे हैं, अर्थात मुझे आकर्षित कर रहे हैं। पुनः देख लें कि कवि बोल रहे हैं कि ये जो दृश्य है धीरे धीरे मुझे अपने जादू में प्रभाव में बांधते जा रहा है, कोई इस दृश्य को थोड़ी देर के लिए रोक दो। नभ आसमान में पंक्तिबद्ध उड़ते हुए बगुलों के पंख इतने सुंदर लग रहे हैं कि ये मुझे आकर्षित कर रहे हैं, मेरी आंखों को चुरा रहे हैं। शिल्प सौंदर्य देखते हैं। भाषा है तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली, अर्थात खड़ी बोली तो है किंतु कुछ संस्कृत के शब्दों का प्रयोग भी है। तत्सम अर्थात संस्कृत के शब्द। शैली जैसा हमने पहले ही देखा चित्रात्मक और दृश्यात्मक शैली है। छंद मुक्त है। अनुप्रास अलंकार देख लिया, मानवीकरण, पुनरुक्ति प्रकाश, अंत्यानुप्रास। बिंब दृश्य है, बिंब अवश्य ध्यान रखिएगा। शांत रस है, ये इसका शिल्प सौंदर्य है। कुछ अर्थबोध के प्रश्न हैं, इन्हें आप अवश्य देखें। और भी प्रश्न आप बना सकते हैं। कवि को क्या आकर्षित करता है? पंक्तिबद्ध उड़ते बगुले। आसमान में कैसे बादल छाए हैं? कजरारे। श्वेत बगुले कैसे दिखाई दे रहे हैं? शाम की चमकीली सफ़ेद काया जैसे। कवि उस दृश्य को रोकने का आग्रह क्यों करता है? क्योंकि कवि के मन में उसके प्रति आकर्षण पैदा हो गया है। तो ये थी उमाशंकर जोशी जी की एक लघु कविता। आशा है आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।